नेक्स्ट चैप्टर 3 करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमने राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा, इवन इंडो चाइना यानी वियतनाम के अंदर हमने चीज़ें देखा। जनरली इस दौरान में नए सिंबल्स, आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स और नए लिंक्स बनते हैं सोसाइटी के अंदर। ज़्यादातर कंट्री का यही प्रोसेस होता है, एक नेशनल आइडेंटिटी बनने का। इंडिया की कॉन्शियसनेस में ये कैसे हुआ ये हम आगे देखेंगे। जनरली कनेक्ट जो लोगों का कनेक्ट है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान बनता है, जब वो डिस्कवर करते हैं अपनी यूनिटी, जब वो इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। एक शेयर्ड बॉन्ड है, एक बंधन एक दूसरे के साथ। कांग्रेस महात्मा गांधी के अंदर ये फोर्ज करने की कोशिश किया उन्होंने, अलग अलग ग्रुप्स को एक मूवमेंट के अंदर। इस चैप्टर में हम 1920 से मूवमेंट को स्टडी करना शुरू करेंगे, जहां नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जैसी चीज़ें आएंगी। कांग्रेस ने इस सब के अंदर काफ़ी योगदान दिया। ये फोटोग्राफ है एक मास प्रोसेशन 1919 की। सबसे पहले देखते हैं खिलाफत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई थी। उस समय नई नेशनल मूवमेंट स्प्रेड कर रही थी, नए एरियाज में नए सोशल ग्रुप्स बन रहे थे। नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन उभर के आ रही थी। वॉर के दौरान डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था और उसे फाइनेंस करने के लिए कई तरह के वॉर लोन्स को चुकता करने के लिए इंक्रीजिंग टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइसेस यानी कीमतें भी चीज़ों की 1913 से 1918 के अंदर दुगनी हो गई थी। बहुत हार्डशिप थी कॉमन मैन के ऊपर। इसी दौरान सोल्जर्स के को इकट्ठा करने के लिए भी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रही थी। क्रॉप्स 1918-19 और 20-21 के अंदर कई क्रॉप फेलियर हुए, मॉनसून या और तंगियों की वजह से एग्रीकल्चर का उत्पादन हो ही नहीं पाया और कई बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा का भी एपिडेमिक हुआ। करीब 1.25 करोड़ लोग, 12-13 मिलियन लोग की तो मौत हो गई। इसी दौरान पढ़ते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया। महात्मा गांधी इंडिया साउथ अफ्रीका से वापस आए जनवरी 1915 के अंदर, जहां उन्होंने सक्सेसफुली ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुक्ति दी थी। ये तस्वीर है इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका की, जो 1913 में वॉक्स रस्ट के थ्रू मार्च कर रहे हैं। एक नया तरीका गांधी ने इजाद किया था मास एजिटेशन का, जिसे वो सत्याग्रह कह के बुलाते थे। सत्याग्रह यानी पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। अगर एक आपका जो कॉज था वो सच्चा था, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, तो फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी। विदाउट सीकिंग वेंजेंस यानी बदला या एग्रेसिव हुए बगैर बैटल जीती जा सकती थी नॉन वायलेंस से। बाय अपीलिंग टू कॉन्शियसनेस, उनके दिमाग, उनकी अंतरात्मा की आवाज को पुकार के, जो ऑपरेसर यानी कॉलोनियल पावर थी उसके, आप अपनी बात मनवा सकते थे, परसुएड कर सकते थे। जो उनको जबरदस्ती आपको सच मनवाने के लिए वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं थी। ये धर्म ऑफ नॉन वायलेंस महात्मा गांधी मानते थे कि सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। 1916 में उन्होंने चंपारण बिहार में ट्रैवल किया, जहां पेजेंट्स यानी खेती बाड़ी करने वाले मजदूरों से मिले, जो वहां इंडिगो प्लांटेशंस के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा था उसके खिलाफ उनके साथ वो खड़े हुए। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वो उन्होंने ट्रैवल किया,
और जहाँ उनकी अलग दिक्कतें थी। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स की ऑर्गेनाइज करने। रॉलेट एक्ट का जिक्र आता है जो कि 1919 में पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अभी तक गांधी क्योंकि कामयाब थे इंडिया में, तो उन्होंने एक नेशन वाइड सारे देश में सत्याग्रह चलाने का विचार चलाया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। इसकी काफी ऑपोजिशन थी रॉलेट एक्ट की, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को बगैर पूछे लागू कर दिया था, जिसमें 2 साल तक कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बगैर कोर्ट के, बगैर ट्रायल के जेल में रखा जा सकता था। इसी के खिलाफ हड़ताल शुरू की गई 6 अप्रैल 1919 में। रैलीज की गई, वर्कर्स को स्ट्राइक पे भेजा गया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डर गई कि ये रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब सर्विसेज बंद अगर हो गई तो हम कैसे राज करेंगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया क्लैम्प डाउन, यानी एकदम मुट्ठी बंद तरीके से नेशनलिस्ट को रोकने का। लोकल लीडर्स को अमृतसर से जेल में डाला गया, अरेस्ट किया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से बैन किया गया। 10 अप्रैल को पुलिस अमृतसर में साधारण लोगों पे उन्होंने गोली चलानी शुरू की, जिससे और वाइड स्प्रेड अटैक हुए। और ये मौका था जनरल डायर का। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के इनफेमस इंसिडेंट्स में जलियांवाला बाग के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए थे उनके एग्जिट ब्लॉक करके, उनके बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक करके, अंदर घेर के क्राउड के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाई गई। जनरल डायर एक मॉरल इफेक्ट, उनके मोराल यानी आत्मबल को ठेस पहुंचाना चाहते थे और उन्हें एक फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ कि हे भगवान हम इस ताकत से कैसे लड़ सकेंगे, ऐसी फीलिंग उनमें जगाना चाहते थे। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली और स्ट्राइक्स और क्लैशेस होने लगे पुलिस और लोगों के बीच। जो गवर्नमेंट थी उसने भी और ब्रूटल या क्रूअल तरीके से रिप्रेशन किया, उसका रिटेलिएट किया, वापसी जवाबी हमला किया। सत्याग्रही को फोर्स किया गया नाक रगड़ने के लिए, जमीन में रेंग के चलने के लिए, सलाम करने के लिए साहिबों को, और चाबुक चलाई गई विलेजर्स के ऊपर। कई गांव में तो बम के भी धमाके किए ब्रिटिश सरकार ने। इसी दौरान वायलेंस यानी लड़ाई को और बढ़ता देख गांधी ने ये मूवमेंट वापस ली। ये जो रॉलेट सत्याग्रह था ये ज्यादातर मूवमेंट सिटीज और टाउन्स में चली थी और गांव में अभी ये मूवमेंट नहीं पहुंची थी। गांधी ने नेक्स्ट स्टेप में इस मूवमेंट को और ब्रॉड बेस्ड बनाने के लिए कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ जोड़ना यहाँ जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने से जो ऑटोमन टर्की का अंपायर था वो हार गया था। वहां पर खिलाफत इशू एक था। जो ऑटोमन का एम्परर, जो राजा था, उसे खलीफा कहते थे, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था, स्पिरिचुअल हेड। उसको डिफेंड करने के लिए उसकी ताकत को एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे के अंदर और इसमें कई यंग मुस्लिम्स जैसे मोहम्मद अली, आई थिंक मोहम्मद अली जिन्ना है ये, और शौकत अली को के साथ डिस्कशन की महात्मा गांधी ने कि एक यूनाइटेड संगठित मास एक्शन कैसे किया जा सकता है। मुस्लिम्स को भी इसी तरह एक साथ रख के इस मूवमेंट को चलाने का प्लान था। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो खिलाफत के साथ उसकी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को होगी और वो स्वराज के लिए अब बात करेंगे। महात्मा गांधी ने 1909 में एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था हिंद स्वराज।
जिसने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल बगैर कोऑपरेशन के नहीं चल सकता इंडियंस की, और इस इंडियंस की अगर कोऑपरेशन ब्रिटिश रूल को बंद कर दी जाए तो 1 साल के अंदर ब्रिटिशर्स को भागना पड़ेगा वापस। मगर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके कैसे जाया जाए, इसको कई स्टेजेस में लागू करने का निर्णय लिया था गांधी ने। और इसका पहला स्टेप था सरेंडर टाइटल, कि जैसे जिन लोगों को जमींदार या जागीरदार, तालुकदार करके टाइटल दे रखे थे ब्रिटिश सरकार ने, अब वो उन टाइटल्स को वापस लौटा दे। वो सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स से बॉयकॉट कर दे, यानी उनके साथ वास्ता तोड़ दे। इन केस अगर गवर्नमेंट फिर भी ना माने तो एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, डिसोबीडियंस मतलब बात ना मानना, सिविल आम जनता जब सरकार की बात ना मानने का कैंपेन लॉन्च कर दिया जाए। और जो समर ऑफ 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने बहुत दौरे किए, टूर किए इसी काम के चलते। ये जो कांग्रेस थी वो के मेंबर्स काफी रिलक्टेंट थे, वो हिचकिचा रहे थे कि वो बॉयकॉट क्यों करें काउंसिल इलेक्शंस को, जो कि नवंबर 1920 में होनी थी। वो चाहते थे कि इससे तो और पॉपुलर वायलेंस बढ़ेगी, आम लोग और अपने हाथ में कानून लेंगे। जो अगले महीने थे, कुछ महीने, उसमें काफी डिस्कशंस रही कांग्रेस के अंदर, मगर अल्टीमेटली जो नागपुर के अंदर दिसंबर में 1920 में जो सेशन था उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया, को मान लिया गया, को अपना लिया गया। जो ये मूवमेंट थी, अब इसके आगे कई सारे लोग, कई सारे स्ट्रैंड, कई वर्ग सोसाइटी के, उन्हें जोड़ने का चैलेंज था। जो टाउन्स यानी छोटे शहरों के अंदर कई स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस, हेडमास्टर और टीचर्स की नौकरियों से इस्तीफा दे दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस, कानून की प्रैक्टिस बंद कर दी, काउंसिल के इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया गया। और मद्रास के अलावा, मद्रास के अंदर जो जस्टिस पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स ने बनाई थी, उन्होंने अपने आप को ये ठीक नहीं समझा, तो वो क्योंकि नॉन ब्राह्मण थे तो वो पावर लेने का तरीका जो इलेक्शंस के थ्रू उनको मिला था वो उसको जाने नहीं देना चाहते थे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट सब जगह देखा जाने लगा, खासतौर पे इकोनॉमिक फ्रंट पे। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया। बॉयकॉट मतलब उनके साथ वास्ता तोड़ना। लिकर शॉप्स यानी शराब के ठेके के आगे भी कई फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यानी पिकेटिंग की गई। बाहरी कपड़ा, फॉरेन क्लॉथ को जलाया गया इन बॉन फायर, यानी बाहर स्पॉन्टेनियस आग जला के। इम्पोर्ट जो था फॉरेन कपड़े का वो आधा रह गया 1 साल के अंदर। 100 करोड़ से 50 करोड़ ही अब निर्यात होने लगा। कई जगहों पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन कपड़े को बेचना या फॉरेन फाइनेंस करना, ऐसे ट्रेड को बंद कर दिया। लोगों ने डिस्कार्ड यानी फेंकना शुरू कर दिया इस तरह के कपड़े को, और इंडियन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स ऊपर हो गई। दिक्कतें थी, खादी जो कपड़ा था वो काफी महंगा था, तो जो अमीर वर्ग था वो तो इसे अफोर्ड कर सकता था, मगर साधारण लोग इस तरह की प्रोटेस्ट को ज्यादा देर तक कैसे जिंदा रखते। मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस अब इंडियन के द्वारा होने की जरूरत थी, मगर ये इंस्टीट्यूशंस तो एकदम नहीं खड़ी की जा सकती थी। धीरे धीरे स्टूडेंट्स, टीचर्स वापस जाने लगे सरकारी स्कूलों में, और लॉयर्स ने भी प्रैक्टिस अपनी दोबारा शुरू कर दी। रेबेलियन इन कंट्री साइड यानी गांव में जो पेजेंट और ट्राइबल थे, अलग अलग पार्ट में उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। जो पेजेंट्स थे उनका लीडर था, पेजेंट यानी जो एग्रीकल्चर लेबर है, उनका
लीडर था अवध प्रोविंस के अंदर बाबा रामचंद्र। वो एक सन्यासी था जो तालुकदार यानी लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के खिलाफ जो बहुत हाई टैक्सेस लेते थे, हाई रेंट लेते थे पेजेंट से, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की मूवमेंट चलाई थी। बेगार यानी मुफ्त लेबर का हक बनाए बैठे थे ये तालुकदार जमींदार, जो वर्कर से काम कराते थे बगैर पेमेंट के। टेनेंट्स की कोई सिक्योरिटी तो उनको थी नहीं, तो जब चाहे उनको ये लैंडलॉर्ड अपनी जमीन खाली करवा सकते थे। इन पेजेंट्स की डिमांड थी कि वो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार और सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव यानी दबा के रखने वाले लैंडलॉर्ड्स का बॉयकॉट करें। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू खुद अवध के गांवों में घूमे और उन्हें औद किसान सभा का भी हेड चुना गया बाबा रामचंद्र के साथ। एक महीने के अंदर 300 ब्रांचें खुल गई गांव के अंदर औद किसान सभा की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी एक साल के अंदर इन सब एफर्ट से शुरू हो गई अवध के पेजेंट्स के साथ। जो अवध के पेजेंट थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया। मगर जिस फॉर्म में अवध के पेजेंट मानते थे इस स्ट्रगल को, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं नाखुश थी। मूवमेंट के अंदर जो तालुकदार और मर्चेंट थे उनको ऊपर हमला होने लगा, बाजार लूटे जाने लगे और ग्रेन यानी वेयर हाउसेस जहाँ पे आपके कनक रखी जाती है उनको लूट लिया गया। गांधी जी ने खुद ने भी डिक्लेयर की, पेजेंट्स ये एक दूसरे को बताने लगे कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है और लैंड जो है वो आपको खुद अब आप ही की जमीन हो जाएगी, गांधी जी दिलवाएंगे। तो गांधी के नाम पे इस तरह के सारी चीजें मिसकम्युनिकेशन होने लगी। इसी दौरान कई जो आपके प्रोविंस थे उसके अंदर गोलीबारी का भी चलाने के इंसिडेंट्स आए रायबरेली के अंदर, और अल्टीमेटली जो नॉन वायलेंस है उसको एक खतरा पैदा होने लगा। ऊपर थी पेजेंट्स की कहानी। जो ट्राइबल लोग थे या ट्राइबल पेजेंट्स, उन्होंने भी जो महात्मा गांधी का मैसेज था उसे एक और तरह समझा। उन्होंने ये बात चलाई कि मिलिटेंट गोरिल्ला यानी जो गोरिल्ला वॉरफेयर होती है, जो छुप के एक छोटा हमला करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं बजाय इसके कि एक लंबी लड़ाई में हिस्सा लेने में। मिलिटेंट मतलब हथियारबंद। तो हथियारबंद गोरिल्ला की मूवमेंट चलाने लगे वो गांधी के नाम पे। और वो ऐसी स्ट्रगल नहीं थी जो कांग्रेस जिसको बढ़ावा देती। जो गवर्नमेंट जब अब उन्हें बेगार के लिए फोर्स करने लगी तो उनका एक लीडर था अलूरी सीताराम राजू, जो अपने खुद की किस्म का था। वो कहता था कि वो इनकारनेशन ऑफ गॉड है, यानी भगवान का रूप आया है और उसके पास कई स्पेशल ताकतें हैं। वो गांधी जी को मानता था और खादी तो पहनता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा से देश को बचाया जा सकता है। तो वो अपने रेबल्स के साथ, गोरिल्लास के साथ पुलिस स्टेशनों पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के अंदर विश्वास रखता था। 1924 में राजू पकड़ा गया और ओवर टाइम उसको मार दिया गया 1924 के अंदर। हालांकि वो लोकल लोगों का हीरो रहा।